तो बिहार में चुनाव की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे दिलचस्प राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं। जहां तक अगर आप बात करेंगे दोनों खेमों की, तो एक खेमा है महागठबंधन का और दूसरा खेमा जो है वो एनडीए का है। मुख्यमंत्री चेहरे की होड़ जो है वो लगातार दोनों खेमों में बढ़ती हुई दिख रही है। जहां तक आप एनडीए की बात करेंगे तो पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, बने हुए हैं, और इस बार भी नीतीश कुमार का और उनकी पार्टी का दावा है बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे, और भाजपा ने उसकी घोषणा कर भी दी है। उनका कहना है, भाजपा का कहना है कि नीतीश कुमार हमारे नेता होंगे, नीतीश कुमार के चेहरे पे ही इस बार का चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं जो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और बिहार का डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, उनकी भी चर्चा, उनके नाम की भी चर्चा भाजपा खेमे से बहुत ज़्यादा हो रही है कि अगर नीतीश कुमार स्वास्थ्य के बिना पे अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो फिर भाजपा का चेहरा कौन होगा, क्या वो सम्राट चौधरी होंगे। और इस पूरे मामले को दिलचस्प बना दिया है चिराग पासवान ने। चिराग पासवान ने 2 दिन पहले दिल्ली में एक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो बिहार में राजनीति करना चाहते हैं। हालांकि उनके पिता जो हैं वो दिल्ली की राजनीति करते थे, लेकिन चिराग पासवान खुद बिहार की राजनीति करना चाहते हैं और उनका मन जो है बिहार में लगता है। कहने का आशय ये था कि वो बिहार में अपने आप को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश कर रहे हैं। वहीं आप बात कीजिए महागठबंधन की, तेजस्वी यादव सबसे बड़े दल के नेता हैं और 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और प्रबल दावेदार माने जाते हैं। कांग्रेस ने हालांकि उनके नाम पर अभी तक मुहर नहीं लगाई है और कांग्रेस के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं राजेश कुमार, वो भी खुद अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की कवायद कर रहे हैं। उनका मानना है कि क्योंकि वो युवा हैं, क्योंकि वो दलित हैं, इसलिए उनका दावा बनता है। और इस पूरे मामले को दिलचस्प बना रहे हैं महागठबंधन खेमे से मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, और 2 दिन पहले एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने बोला कि वो उप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। हालांकि वो मुख्यमंत्री पद से अपने आप को अभी दूर रखे हैं। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री होंगे तो उनका उप मुख्यमंत्री बनना तय माना जाना चाहिए, क्योंकि वो एक बड़े कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरुण अशेष जी, बहुत ही वरीय पत्रकार हैं बिहार के और पॉलिटिकल एडिटर हैं दैनिक जागरण के। उनसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरी जद्दोजहद चल रही है, खासकर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चल रही है, उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा और ये क्या आने वाले समय में ये जद्दोजहद, ये लड़ाई जो है और बढ़ती हुई दिखेगी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पे। पहला सवाल मेरा एनडीए खेमे को लेकर है। नीतीश कुमार को हम सब जानते हैं कि उनके नाम की घोषणा एक तरीके से भाजपा ने भी कर दी है, जदयू ने भी कर दी गई, लेकिन उनके स्वास्थ्य का हवाला देकर 2 और दावेदार खड़े हो गए हैं। चाहे वो आप सम्राट चौधरी की बात करें, चाहे आप वो चिराग पासवान की बात करें, तो ये जो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर एनडीए के बीच में जो घमासान मचेगा, इसे आप कैसे देखते हैं अरुण जी? अरुण जी, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ, बीजेपी जो कह रही है नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, यह नहीं कह रही है जो अगली बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे। सम्राट चौधरी कह रहे हैं वही मुख्यमंत्री होंगे, दिलीप जायसवाल कह रहे हैं वही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जिस मुंह से ये घोषणा सुनना चाहती है जदयू की जनता, जदयू से जुड़े हुए लोग, वह मुंह प्रधानमंत्री का हो सकता है, वह मुंह अमित शाह का हो सकता है। इन दोनों ने यही कहा है जो नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद वही मुख्यमंत्री भी होंगे, ऐसी कोई स्पष्ट घोषणा प्रधानमंत्री जी की ओर से या गृह मंत्री जी की ओर से नहीं की गई। नंबर 1। और आप देखेंगे जो 25 से 30 फिर से नीतीश, ये बैनर भी लग गया, पोस्टर भी लग गया। और ये आश्वस्त होता जनता दल की जो अगली बार भी यही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये बैनर पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं रह गई। यहाँ कह सकते हो संशय है जदयू की कतारों में जी, बट जो कहीं महाराष्ट्र अरुण जी, आप तो बिहार की राजनीति को बहुत नज़दीक से, अरुण जी, आप तो बिहार की राजनीति को बहुत नज़दीक से देखते हैं। जो एनडीए के घटक दल के नेता हैं वो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पे सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगली बार वो मुख्यमंत्री के तौर पे, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लें और 5 साल सरकार चलाएं, शायद उनका स्वास्थ्य जो है इसकी इजाज़त नहीं देता है। और इसी कारण से जो मुख्यमंत्री के नए चेहरे, नए दावेदार जो हैं, वो इस खेमे में
उभर के आ रहे हैं? नहीं, स्वास्थ्य आप हम सब देखते हैं, नीतीश जी की जो गतिविधियां हो रही हैं, निश्चित रूप से उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नजर नहीं आता है। और यह एक ऐसा पॉइंट है जो स्वास्थ्य अगर साथ नहीं दे तो मुख्यमंत्री नहीं बने रह सकते हैं वो। लेकिन ये लोग समझ रहे हैं जो अभी मतलब नवंबर तक कम से कम स्वास्थ्य उनका इस हालत में नहीं रहेगा तो मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले सके। तो कम से कम ये दो चीज है, एक तो जब तक इनका स्वास्थ्य साथ देगा ये मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और जदयू मुख्यमंत्री के पद पर मतलब नीतीश कुमार के अलावा किसी के नाम पर कंप्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है। वही उनका यूएसपी भी है, जो 36% आप कह रहे हैं ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड वोटर्स जो हैं वो नीतीश कुमार के वोटर्स हैं, उनके चेहरे पर वोट दे रहे हैं। तो हम समझते हैं 24 अप्रैल को तो प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। जदयू के लोगों को भी, आम लोगों को भी ये अपेक्षा है जो शायद वो ये स्पष्ट रूप से घोषित कर दे जो अगले सिर्फ नेतृत्व में ही चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, अगले मुख्यमंत्री भी होंगे नीतीश कुमार। स्वास्थ्य बिल्कुल स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये आप मान रहे हैं कि जो मधुबनी में जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं 24 तारीख को, अरुण जी आप ये मान रहे हैं कि जो मधुबनी में 24 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं उसमें नीतीश कुमार के नाम की सार्वजनिक मंच से घोषणा हो सकती है और खुद प्रधानमंत्री द्वारा हो सकती है? नहीं, अपेक्षा है, अपेक्षा जदयू के लोगों से हमारी बातचीत होती है तो आखिरी उम्मीद के तौर पर ये देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी मधुबनी में घोषणा करेंगे जो अगली बार मतलब शिंदे प्रकरण जैसा कुछ नहीं होगा। यहाँ अगली बार भी सरकार बनेगी एनडीए की तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, हालांकि जितने दिनों के लिए। और स्वास्थ्य बिल्कुल सबके लिए अच्छा, चिंता जहां का तक विषय है। महागठबंधन, बिल्कुल मैं अरुण जी डिबेट के तौर पे अगर मैं मानूं कि एनडीए की सरकार नहीं बन रही है, महागठबंधन की सरकार बन रही है, उसमें जो स्वाभाविक तौर पे जो नेता दिखते हैं वो तेजस्वी दिखते हैं, सबसे बड़े दल के नेता हैं, 2 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। लेकिन कांग्रेस उनके नाम पे मुहर लगा नहीं रही है। लगातार बातचीत के बाद भी कांग्रेस अभी भी खुल के नहीं बोल रही है कि अगर उनकी सरकार आती है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो तेजस्वी यादव होंगे और उसमें कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। और मुकेश सहनी ने वो भी मैदान में कूद गए हैं, वो भी बोल रहे हैं कि मैं अति पिछड़ा के बहुत बड़े तबके का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए मुझे अगर बनाया जाए डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो जो है मैसेज जो है वो उस तबके में मैसेज अच्छा जाएगा। तो जो महागठबंधन में जो घमासान मच रहा है या जो नाम की घोषणा आधिकारिक रूप से नहीं हो रही है, ये क्या मामला है? देखिए, ये असल में सीटों के बंटवारे में अधिक से अधिक अपने हिस्से में करने की रणनीति के तहत कांग्रेस ऐसा कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो तेजस्वी के नाम पर एक चीज आप सहमत होंगे, जो एनडीए का जो बिहार में बेस है उसका अपना बेस जितना हो उससे अधिक बड़ा बेस लालू प्रसाद यादव जी के विरोध के नाम पर है। 2005 में भी ये था, 20 में भी रहा, 24 में भी रहा। इसलिए आप देखेंगे कि जो जब कभी चर्चा होती है, विकास की चर्चा होती है, एनडीए किसी भी नेता के भाषण में आधा घंटा भाषण कर रहे हैं तो 20 मिनट अगर विकास पर कर रहे हैं तो 10 मिनट लालू प्रसाद के शासन को जरूर की याद जरूर दिलाते हैं। तो एक पार्ट ये हो सकता है जो कांग्रेस ये ऐसे अपने ऐसे समर्थकों को जिनसे लालू प्रसाद जी को परहेज है, लालू प्रसाद जी के लोगों से परहेज है, उनको रोकने के लिए, अपने साथ जोड़े रखने के लिए रणनीति बना रही है। जो आप ऐसा कीजिए, आप देखिए पिछली बार जो बैठक हुई थी महागठबंधन की आरजेडी कार्यालय में, एक प्रश्न आया कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी को लीड कौन करेगा। इसका उत्तर किसी दूसरे ने दिया, कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लाबारू ने दिया। तो तेजस्वी लीड करेंगे, कांग्रेस को भी पता है, सबको पता है, जो आरजेडी अधिक सीट पर लड़ेगा, अधिक सीट जीतेगा, विधायक दल में उसका बहुमत होगा। अपने विधायक दल में तो तेजस्वी सामान्य नेता रहेंगे ही, लेकिन महागठबंधन के विधायक दल में भी बहुमत की जहां तक बात होगी तो समग्रता में तेजस्वी ही रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस वहां अकेली पड़ जाएगी। वाम दलों के साथ आरजेडी का बहुत पुराना रिलेशन है, लालू जी के साथ 90 से है जी, क्योंकि देखिए वो सबसे बड़े दल के रूप में है अरुण जी, क्योंकि राजद जो है सबसे बड़ा दल होता है और कांग्रेस यहाँ छोटे भाई की भूमिका में है। लेकिन जैसा आपने कहा कि तेजस्वी यादव को सामने रखने पे लोगों को लालू राज की याद आती है, ये एक आर्गुमेंट है। दूसरा आर्गुमेंट ये भी है कि तेजस्वी के समर्थक जो है, अगर उनके नाम की घोषणा कर दी जाती है तो तेजस्वी के जो समर्थक हैं या लालू के जो समर्थक हैं या राजद के जो समर्थक हैं वो और ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और ज़्यादा आश्वस्त होते हैं और
वो उनकी जो वोटिंग होगी या वो और लोगों को जोड़ने की जो कवायद होगी उसको बल मिलेगा, क्योंकि ये तो सच्चाई है बिहार में कि लालू प्रसाद यादव या उनकी पार्टी को एक बड़ा वर्ग का समर्थन प्राप्त है और वो उनके हार्डकोर वोटर्स हैं। बिल्कुल हम सहमत हैं। हम वह जोड़ने ही जा रहे थे अपनी बात में इस पक्ष को। तो जैसे ही घोषणा होगी तो लालू प्रसाद के समर्थक जो हैं बहुत निर्दोष भाव से अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं। जो निर्दोष ढंग से प्लान करके नहीं, मतलब स्पॉन्टेनियसली जो है एक ढंग से उनमें आ जाती, उत्तेजना आ जाती है। और वह उनकी जो क्रिया होती है तो स्वाभाविक रूप से गरीबों में, अत्यंत पिछड़ों में या कमजोर लोगों में प्रतिक्रिया होती है। तो देखो, पावर में नहीं आया तो इतना उछल रहेगा, पावर में आएगा तो क्या करेगा। और ये बहुत, ये जो बिहार में वोटों का विभाजन होता है या वितरण जो होता है उसमें यह पक्ष बहुत ही मजबूत है। लालू प्रसाद यादव के समर्थक वह स्थानीय स्तर पर ऐसा कुछ कर देते हैं, लोगों को लगता है कि भाई लालू यादव जीत गया, यदि तेजस्वी की सरकार बन गई तो ये ज्यादा उत्पात मचाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों को, जिनको एनडीए के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, उनकी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ लोकल आरजेडी के लोकल समर्थकों को नियंत्रित करने के लिए एनडीए के पक्ष में खड़ा कर देता है। यह आप, अब हम 95 से देख रहे हैं, 2000 देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हर बार यही होता रहा। मैंने बातचीत की कि लालू जी ने कहा था भाई आप लोग पसंद करते ही हैं, लेकिन लोकल लेवल पर होता है जो आप, भाई लालू जी तो यहाँ मार करने आएंगे नहीं, लेकिन ये यहाँ बदमाशी करेगा। ये बहुत बड़ा पहलू है। लालू जी विचार करें और देखेगा तेजस्वी यादव अपने आसपास उन चेहरों को रखने से परहेज करते हैं जिससे उनके खिलाफ पोलराइजेशन हो सके। इस नाम पर जो दबंग चेहरों को लेकर घूम रहे हैं, तो जी आगे बिल्कुल, तेजस्वी यादव ये कोशिश करते हैं, तेजस्वी यादव हाँ। ये कोशिश करते हैं, तेजस्वी यादव कि उन चेहरों को अपने आसपास न रखें जो पुराने लालू राज की याद दिलाए। अंतिम सवाल आपसे अरुण जी, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आएगी, जो और बड़े चेहरे हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, क्योंकि उनकी भी बहुत वरीयता है, केंद्र में मंत्री रहे हुए हैं, आपको लगता है कि ये भी अपने नाम को उछालने की कोशिश करेंगे और रेस में बने रहने की कोशिश करेंगे कि क्या पता कहीं उनका भी बाजी लग जाए? हाँ, देखिए, किस्मत तो एक फैक्टर है ही। जैसे जीतन राम मांझी किस्मत के धनी थे, चीफ मिनिस्टर बन गए। तो और उसमें देखेंगे, जैसे सत्ता की चाबी रामविलास जी ने 5 में कहा था, 30-29 एमएलए थे, सत्ता की चाबी उनके पास थी। तो कुछ छोटे छोटे दल, जैसे प्रशांत किशोर की चर्चा हम लोग करते हैं, तो प्रशांत किशोर को पूरी तरह से आप खारिज नहीं कर सकते। जैसे अभी हमको जानकारी मिली, जो सिवान के बहुत बड़े नेता हैं ओम प्रकाश यादव, जो बीजेपी में भी रहे हैं, निर्दलीय भी जीते, आप जानते होंगे, वो आज या कल प्रशांत किशोर जैसे मिले थे, हो सकता है वो शामिल हो जाए। लोकसभा की बात अलग होती है, लेकिन विधानसभा का जो वोटों का वितरण जो होता है छोटे स्तर पर होता है और बहुत कम वोटों के मार्जिन से परिणाम प्रभावित होता है। तो ओम प्रकाश यादव जैसे कद्दावर नेता यदि कहीं खड़ा होते हैं, जो एमपी रहे वो असेंबली में, हालांकि हारे, असेंबली भी हारे हैं वो, बदली हुई स्थिति में, तो उनके साथ लोग जा सकते हैं। तो ऐसे 20-25-30 सीट भी अगर किसी तीसरे को आ जाते हैं, दोनों गठबंधनों से अलग, तब तो फिर 2005 जैसा दृश्य की आप कल्पना कर सकते हैं। हम भी कर रहे हैं, क्योंकि असेंबली के चुनाव में बहुत छोटा छोटा वोट बैंक जो प्रभावित करता है। एक चीज और मैं जोड़ना चाह रहा हूँ, जी जी जो जी बिल्कुल। और छोटे ये दल, देखिए, जी जी बोला जाए प्लीज। नहीं, एक जो अब चिराग पासवान की चर्चा जी करेंगे, बोलिए और अरुण बड़ी जी। जी चर्चा हो रही है। तो मुख्यमंत्री बनेंगे चिराग पासवान, उनको बिहार बुला रहा है और बिहार की जनता बुला रही है। पिताजी का भी सपना था बिहार की सेवा करे, और करने आ रहे हैं। इसमें भी देखेंगे आप, जो असल लड़ाई यहाँ भी सीट की है। चिराग जी जैसे 5 पार्लियामेंट का सीट जीते हैं, लोकसभा का सीट जीते हैं, तो छह छह एक पार्लियामेंट सेगमेंट में अपने यहाँ 6 असेंबली होता है, तो 30 सीटों की दावेदारी उनकी बनती है, हुआ। लेकिन उनको 40-42 सीट चाहिए। तो एक माना जा रहा है, पॉपुलर सेंटिमेंट है उनके बारे में, जो कहा है, पॉपुलर परसेप्शन है, तो ये सीटों की संख्या बढ़ाने के मामले में के लिए सब कर रहे हैं। एक है। दूसरा जो देखा जाए, प्रशांत किशोर के पास विजन है, स्ट्रेटजी है, एक समर्थकों का और कार्यकर्ताओं का वर्ग भी तैयार हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है, तो लोग इस रूप में जोड़ते हैं। इसमें एक पक्ष और आप जोड़ लीजिए, आप अगर चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के बयानों का विश्लेषण करेंगे, अंकेक्षण का ऑडिट करेंगे, तो पाएंगे दोनों ने कभी एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है। तो यह भी एक चीज बताता है, जो कुछ अगर जी बिल्कुल, बिल्कुल 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 बिल्कुल।
आप ये सही बोल रहे हैं। आज भी प्रशांत किशोर का प्रेस कॉन्फ्रेंस था पटना में और उसमें भी वो चिराग पासवान की तारीफ करते हुए दिख रहे थे। हाँ और बिल्कुल। उनका मानना था कि चिराग पासवान जैसे नेताओं को बिहार में आना चाहिए। सो मामला बहुत दिलचस्प होता जाएगा और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ये मामला और दिलचस्प होगा और नए नए नाम आपको मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पे दोनों खेमों से दिखेंगे। साथ ही ये जो थर्ड फैक्शन है प्रशांत किशोर की जो अरुण जी बात कर रहे थे, वो क्या कर पाते हैं ज़मीन पे, क्योंकि कैंपेन करना और खुद चुनाव लड़ना दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। बट सबकी निगाहें प्रशांत किशोर और उनके जनसुराज पे तो जरूर टिकी रहेंगी। तो बिहार में जैसे जैसे समय बीतेगा, चुनावी वर्ष है, अगले 6 महीने के बाद चुनाव है बिहार में, तो यहाँ पे आपको दिलचस्प राजनीतिक खबरें ऐसे ही देखने को मिलेंगी। और चलिए अब अगले खबर के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी पंकज झा के पास लखनऊ।